जंगल का शाप। अमरपुर के पास घने जंगल में एक रात कुछ अजीब हुआ। कोई आंधी नहीं थी, फिर भी पेड़ कांप रहे थे। उस रात एक पापी आत्मा को नया रूप दिया गया। अब तुझे पशु योनि में डालना ही तेरा प्रायश्चित है। तेरा दंभ ही तेरा विनाश बना। अब तेरा घमंड तुझे खेतों की मिट्टी में झुकना सिखाएगा। तू अब एक बैल है, श्रापित पर चमत्कारी। तेरा जादू तभी काम करेगा जब तू मेहनत करेगा, वरना तू मिट्टी में मिल जाएगा। मंत्रोच्चारण हुआ, हवा में रोशनी फैली और जहां एक आदमी खड़ा था वहां अब एक बैल था। तेरा कर्म ही तेरा भाग्य तय करेगा। कुछ दिन बाद अमरपुर के किसान मोहन अपने खेत में हल चला रहा था। धूप तेज थी, पर उसके माथे से ज्यादा चिंता उसके मन में थी। इस बार की फसल भी ठीक निकल जाए, फिर सब संभल जाएगा। अरे ओ मोहन, हवेली से बुलावा आया है। ठाकुर और उनका बेटा दोनों तुझे अभी बुला रहे हैं। अब क्या बाकी रह गया सुनने को? कह रहे हैं शाम तक हवेली नहीं पहुंचा तो खेत तुझसे चला जाएगा। मोहन झटपट खेत छोड़कर ठाकुर तेजपाल की हवेली की ओर चल पड़ा। आ गया गरीबों का शुभ चिंतक। मोहन, कर्ज लिया था, वापस क्यों नहीं किया? मालिक, पिछली बार की फसल खराब हो गई थी, पर इस बार की फसल बहुत अच्छी है। बस 1 महीना और मिल जाए। शाम तक का वक्त है तेरे पास। अगर रकम नहीं चुकाई तो खेत हमारा। छोटे मालिक, वो खेत ही तो मेरी जिंदगी है। तू जा सकता है अब। मोहन का चेहरा बुझा हुआ था। वो चुपचाप घर लौटा, जहां उसकी पत्नी गौरी इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मोहन? कुछ बोलो भी। ऐसे क्यों लौटाए? ठाकुर ने कहा है, शाम तक पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो खेत चला जाएगा। हे भगवान, अगर खेत गया तो हम क्या करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, किससे कहूं? मुखिया पटेल बाबू के पास जाओ, वो अच्छे इंसान हैं, शायद कुछ मदद मिले। मोहन दौड़कर गांव के मुखिया पटेल बाबू के घर गया। अरे मोहन, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुखिया जी, ठाकुर से कर्ज लिया था, उस वक्त मजबूरी थी। अब वो खेत छीनना चाहता है। ठाकुर से ज्यादा चालाक उसका बेटा है, वीरेंद्र। मैं जानता हूं उस लड़के की नीयत को। चल, मैं खुद बात करता हूं, तू घर जा। पटेल बाबू सीधे ठाकुर की हवेली पहुंचे। गेट पर ही वीरेंद्र आराम से झूले पर बैठा हुआ था, जैसे उसे सब पता था। आ गए मुखिया जी, उस गरीब किसान की पैरवी करने। अब तो ये आदत बनती जा रही है आपकी। तो खुद को कितना भी राजा समझ ले बेटा, पर गांव का नियम है, जिसने मेहनत की है उसे वक्त मिलना चाहिए। मोहन की फसल इस बार अच्छी है, थोड़ा वक्त और दे दो। ठीक है, 1 महीना, लेकिन मुफ्त में नहीं। उसकी गारंटी क्या होगी? क्या चाहता है तू? उसका बेटा किशन 1 महीना मेरी हवेली में काम करेगा, यही उसका ब्याज है। ये बात मोहन को मंजूर नहीं होगी तो फिर खेत भी नहीं मिलेगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। जब पटेल बाबू ने ये बात मोहन को बताई तो वो जैसे भीतर से बिखर गया। किशन, मेरा बच्चा हवेली में काम करेगा? ये तो वही हुआ जैसे बेटे को गिरवी रख दिया। पिताजी, मैं जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं चुपचाप सह लूंगा, मेहनत करूंगा। आप बस फसल पर ध्यान दीजिए बेटा। अगले ही दिन किशन छोटे से थैले में 2 जोड़ी कपड़े डालकर हवेली पहुंचा। वीरेंद्र बरामदे में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आ गया गुलाम, 1 महीना, गुलामी का महीना। यहाँ तू मेरा नौकर है, जो कहा जाए वैसा करना होगा, कोई सवाल नहीं। हाँ साहब, मैं काम करूंगा।
किशन ने चुपचाप काम शुरू किया। जानवरों को चारा डालना, अस्तबल साफ करना, खेत में हल लगाना, हवेली के हर काम की जिम्मेदारी उस पर थी। उधर मोहन ने भी दिन रात एक कर दिए। गौरी, मैं खेत में सुबह से हूँ। इस बार एक दाना भी खराब नहीं होना चाहिए। जब तक बेटा हवेली में है नींद नहीं आती। दिन कट जाता है पर रात लंबी लगती है। बस कुछ दिन और, 1 महीना निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वीरेंद्र सिर्फ ब्याज वसूलने में नहीं, बदला लेने में भी लगा था। लगता है मोहन सच में मेहनत कर रहा है इस बार। मेहनत ही काफी नहीं पिताजी, उसकी पिछली फसल में कीड़े मैंने डलवाए थे। हमारे आदमी दवा में जहर मिला आए थे, इसलिए फसल सड़ गई। और अब की बार भी कुछ और करना होगा। अब क्या करने का इरादा है? इस बार बैल भी छीन लूंगा, कीड़े भी लगवाऊंगा, कुछ नहीं बचेगा उसके पास। और फिर वो खुद कहेगा, ठाकुर जी खेत आपका हुआ। वाह बेटा, तू तो मुझे भी पीछे छोड़ गया। कुछ ही दिनों में मोहन की मेहनत पर फिर से कालिक पुत गई। देखो मोहन, खेत की पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं। हे भगवान, फिर कीड़े लग गए। ये कैसे हो सकता है? लगता है कोई जानबूझकर कर रहा है। वीरेंद्र, जरूर उसी का काम है। मोहन और गौरी भागते हुए पटेल बाबू के पास पहुंचे। मुखिया जी, हमारी फसल फिर बर्बाद हो गई। और सिर्फ हमारे ही खेत में कीड़े क्यों लगते हैं? अब मुझे कोई शक नहीं, ये वीरेंद्र की चाल है। वो नहीं चाहता कि तुम कर्ज चुका सको। उसे तुम्हारा खेत चाहिए और शायद तुम्हारी आत्मा भी। अब क्या करे? मैं साफ नहीं कह सकता, पर तू हिम्मत मत हार। वक्त बदलता है और नियत भी सामने आती है। मोहन घर लौट ही रहा था कि वीरेंद्र अपने घोड़े पर आता दिखाई दिया। कैसी रही मेहनत किसान? फसल फिर से बर्बाद। लगता है भगवान को तेरी किस्मत पसंद नहीं। भगवान से पहले अगर किसी की नीयत खराब हो तो मेहनत भी हार जाती है। समझदार हो गया है तू। चलो अच्छा है। अब अगली बात सुन। अगर इस बार भी खेत से कुछ ना निकला तो अगली बार बेटा नहीं, तू खुद आएगा हवेली में। मैं अपनी रकम लेने आया हूं। शाम हो गई है मोहन। मालिक, इस बार फसल बर्बाद हो गई, नुकसान हो गया। तो अब क्या करोगे? कुछ है पास? अब कुछ नहीं बचा। तेरे पास तेरे बैल हैं, अब वो मेरे हुए। मालिक, बैल ले लोगे तो मैं खेती कैसे करूंगा? वो तेरी समस्या है, मेरी नहीं। वीरेंद्र बैल ले गया। मोहन ने आसमान की ओर देखा। उसके पास अपना खेत बचा था, ना जरिया। अब क्या करोगे? अब भगवान ही रास्ता दिखाए। मोहन अकेला जंगल की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों रो रहा है? जाइए बाबा, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। अपना दुख मुझे सुनाओ, शायद मैं कुछ कर सकूं। पहले बेटा गया, अब बैल गया। अब खेती कैसे करूंगा? कर्ज कैसे चुकाऊं? सामने देख। मोहन की नजर सामने गई। एक अजीब सा बैल चमकता हुआ खड़ा था। ये कोई आम बैल नहीं है, ये जादुई है। इसे अपने खेत में ले जाओ, बीज मत डालना, बस जुताई करना। बिना बीज। अब मेहनत करवाना। अगर ये सुस्त हो तो डांटना, वरना इसका जादू खत्म हो जाएगा। बाबा, आप कौन हैं? तो बस गरीबों की मदद करते रहना। मैं वहां रहूंगा जहां जरूरत होगी। एक बैल से सारा खेत कैसे जुतेगा? अब यही देखना है गौरी। सुबह होते ही मोहन गौरी के साथ खेत पहुंचा। ना बीज था, ना बैल की जोड़ी, लेकिन उम्मीद बाकी थी और वही सबसे बड़ा सहारा था।
क्या सच में बिना बीज कुछ होगा? अब यही देखना है। तांत्रिक ने कहा ये बैल साधारण नहीं है। पर एक ही बैल, और वो भी थक गया तो? थकता है तो डांटना पड़ेगा, वरना उसका जादू खत्म हो जाएगा। अगर बैल को कुछ हो गया तो? फिर से कुछ नहीं बचेगा, इसलिए आज सब दांव पर है। मोहन ने जुताई शुरू की। कुछ घंटे बीते, फिर बैल बैठ गया और हिलना बंद कर दिया। अरे देखो, बैल बैठ गया। चल उठ, चल। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? बाबा ने कहा था इसे मेहनत करवाओ, नहीं तो जादू नहीं चलेगा। मगर तुम इसे मार क्यों रहे हो? इससे बेहतर मुझे कुछ नहीं आता। मैं इसे सिर्फ इसलिए मार रहा हूँ ताकि कल हमें भूखा न रहना पड़े। भगवान करे ये बैल तुझे धोखा ना दे। नहीं देगा। जब तक मेरी सांसें चलती हैं, तब तक मैं इसे थकने नहीं दूंगा। सूरज ढलने तक खेत पूरी तरह जुत चुका था। बैल थककर जमीन पर गिर पड़ा और मोहन उसे घर ले आया। अब तो इसे थोड़ा आराम करने दो। हाँ, आज इसने मेरा भविष्य बोया है। अगली सुबह मोहन और गौरी खेत पर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें खुद यकीन नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? हे भगवान, ये फसल एक रात में? मैं सपने तो नहीं देख रही। नहीं गौरी, ये चमत्कार है। हमारा खेत फसल से भर गया है। अब क्या करेंगे? इस फसल को शहर ले जाकर बेचूंगा। सबसे पहले ठाकुर का कर्ज चुकाऊंगा और फिर किशन को हवेली से वापस लाऊंगा। तुम जल्दी जाओ मोहन। मोहन ने उस दिन का इंतजार नहीं किया। वो तुरंत फसल काटकर शहर ले गया और अच्छे दामों पर बेच आया। ठाकुर तेजपाल, ये रहा पूरा कर्ज, सूद समेत। इतना पैसा तू कहां से लाया? जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब मेरा बेटा मुझे वापस कर दो। ये तो कमाल है, तूने सच में कर्ज चुका दिया। अब बहाने नहीं, किशन चाहिए। ठाकुर के पास अब कुछ कहने को नहीं बचा था। उन्होंने किशन को मोहन के हवाले कर दिया। पिताजी, आप सच में आ गए? हाँ बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। उस रात मोहन ने पहली बार सुकून से खाना खाया और जादुई बैल को देखा जो बिल्कुल चुप था, जैसे वो जानता हो कि उसकी मेहनत सफल हो चुकी है। अमरपुर में मोहन की किस्मत पलट रही थी। फसल लहलहा रही थी, कर्ज चुका दिया गया था और बेटा किशन हवेली से घर लौट आया था। पर वीरेंद्र के भीतर जलन की आग धधक रही थी। उसके हाथ से मोहन फिसल चुका था और अब वो किसी भी कीमत पर उसे गिराना चाहता था। पिताजी, गांव में लोग अब मोहन को आदर्श मानने लगे हैं। और तू क्या कर रहा है? एक किसान तुझसे आगे निकल जाए, ये मंजूर है तुझे? नहीं मंजूर, लेकिन सब कुछ उस एक बैल की वजह से हुआ है। तो उसी को खत्म कर। आज रात ही वो बैल हमारे हवाले होगा। अगली रात गांव के रास्ते में दो परछाइयां छिपती छिपाती मोहन के घर की ओर बढ़ी। सुन, बैल अंदर बंधा है, दरवाजा खुला है। धीरे चल, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। बैल को चुपचाप खोलकर वे हवेली ले आए। सुबह होते ही गौरी की चीख से घर गूंज उठा। अब मोहन, बैल बैल नहीं है। क्या? दरवाजा खुला था, जरूर कोई उठा ले गया। पिताजी, वो बैल तो हमारा भाग्य था। अब क्या होगा? जिसने भी उठाया है उसका सामना करना पड़ेगा। मोहन सीधा पटेल बाबू के घर पहुंचा। मुखिया जी, मेरा बैल चोरी हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि वीरेंद्र के लोग उसे उठा ले गए हैं। यह कोई मामूली चोरी नहीं है। मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ, चलो हवेली। हवेली में वीरेंद्र और ठाकुर उस बैल के सामने खड़े थे। तो यही है वो चमत्कारी बैल।
अब देखता हूँ इसका जादू कैसे चलता है। पहले इसका खात्मा करते हैं। इस पर कुल्हाड़ी चला दूं। रुको, पहले ये जान लो कि ये वाकई जादुई है भी या नहीं। अगर नहीं है तो इसे मोहन की तरह इस्तेमाल करेंगे, और अगर है तो मार देंगे। भीड़ के साथ मोहन हवेली पहुंचा। बैल रस्सी से बंधा था और वीरेंद्र के हाथ में कुल्हाड़ी थी। रुको, ये चोरी है, अन्याय है। ये बैल तेरा नहीं है। किसी साधु का नाम लेकर तूने लोगों को मूर्ख बनाया है। वीरेंद्र, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पंचायत में कहो, यूं जबरदस्ती नहीं चलेगी। यह गांव हमारा था और रहेगा। अचानक हवेली के आंगन में तेज रोशनी फैली और वही तांत्रिक अग्निराज प्रकट हुआ। ठाकुर तेजपाल, तू अब भी नहीं बदला? तू कौन होता है हमारे गांव के मामले में बोलने वाला? मैं वो हूं जिसने इस बैल को बनाया, और इसकी सच्चाई तुम्हारे सामने रखे बिना नहीं जाऊंगा। सच्चाई? क्या मतलब? इस बैल में जिस आत्मा को मैंने बांधा था वो तुम्हारी ही है। भीड़ सन्न रह गई। हवेली का आंगन जैसे समय के शिकंजे में थम गया। वीरेंद्र, तेरे पापों की सजा तुझे मिली थी। तू इस बैल का रूप बना, और मोहन की मेहनत ने तुझे इंसान बना दिया। ये झूठ है। नहीं, ये सच है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि बैल बोल उठा। मैं हूं वीरेंद्र। मैंने गरीबों को सताया, किसानों की जमीनें छीनी, और उसी पाप के कारण मैं बैल बना दिया गया। तो हम जिस बैल को भगवान माने बैठे थे वो। मैंने सजा भुगती, लेकिन मोहन ने मुझे डांटा, फिर भी इज्जत दी। मैंने पहली बार मेहनत का स्वाद चखा। अगर अब भी तुम्हारे भीतर पछतावा है तो तुम इंसान कहलाने लायक हो। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और बैल से वीरेंद्र का रूप बाहर निकला। जमीन पर बैठकर वो रोने लगा। माफ कर देना मोहन, मैंने तुम्हें बहुत सताया। मैंने बैल को माफ किया था, तुम्हें भी कर सकता हूं, अगर तुम सच में बदले हो। तारीख याद रखो गांव वालों, आज से वीरेंद्र कोई मालिक नहीं, एक मजदूर के रूप में जिएगा। ठाकुर तेजपाल ने भी सिर झुका लिया। हवेली वीरान होने लगी और गांव में एक नई शुरुआत की आहट होने लगी। वीरेंद्र के पापों का पर्दाफाश और उसके पश्चाताप के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। लोगों की आंखों में डर की जगह उम्मीद थी। ठाकुर तेजपाल और वीरेंद्र ने हवेली छोड़ दी थी। मोहन का खेत अब सिर्फ उपजाऊ नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। पिताजी, अब जब ठाकुर और वीरेंद्र गांव छोड़ गए तो क्या हमारे खेत की जमीन पूरी तरह सुरक्षित है? बिल्कुल बेटा, अब उस जमीन पर कोई दावा नहीं कर सकता। वो हमारी मेहनत की पहचान है। पर अब जब वो बैल नहीं रहा, क्या अगली फसल भी वैसे ही लहलहाएगी? वो बैल जादुई था, लेकिन असली जादू हमारी मेहनत में है। वो अब हमारी आदत बन चुका है। मैं भी सीखूंगा खेती आपसे। तू ही तो अब इस खेत का वारिस है। गांव के लोग मोहन से मिलने आने लगे। कोई खेती के तरीके पूछता, कोई अपने बच्चों के लिए सलाह। मोहन अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, वो अब सबका भरोसा बन गया था। मोहन भैया, आपने जो किया वो कोई साहसिक आदमी ही कर सकता है। मैंने बस सच का साथ दिया, बाकी सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। गांव की सभा में चर्चा चल रही है, सब चाहते हैं कि आप अगला सरपंच बने। मैं नेता नहीं हूं, मैं बस अपना खेत संभालूंगा। पर अगर आप जैसे लोग नहीं आएंगे आगे, तो फिर वही लालच और डर लौट आएंगे। पिताजी, अगर गांव ने आपको चुना है तो आपको मना नहीं करना चाहिए। गांव की चौपाल में सभी एकत्र हुए थे। पटेल बाबू ने सभा की शुरुआत की। भाइयों और बहनों, ये गांव अब एक नई राह पर है। हम सब ने देखा कि कैसे एक ईमानदार किसान ने न सिर्फ अपना हक पाया, बल्कि पूरे गांव को नई सोच दी।
क्या आप सब चाहते हैं कि मोहन को सरपंच चुना जाए? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मोहन को सरपंच बनाओ भाई। तो मैं ये घोषणा करता हूँ, अगला सरपंच होगा किसान मोहन। मोहन मंच पर आया, थोड़ा झिझका, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि खेत से चलकर चौपाल तक आऊंगा, लेकिन अगर आप सबका विश्वास है तो मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा। ये पद मेरे लिए ताकत नहीं, सेवा का जरिया है। अब तुम्हारी हल्की पकड़ गांव की दिशा तय करेगी। मोहन को गांव की ओर से साफा पहनाया गया, ढोलकें बजने लगी और लोगों की आंखों में भरोसे की चमक थी। दिन बीते, फसलें फिर लहलहाई, पर अब फर्क इतना था कि मोहन अकेला नहीं बो रहा था, पूरा गांव अब मिलकर सपने बोता था। पिताजी, गांव के स्कूल में नई किताबें आ गई हैं और टीचर भी। अब ये गांव सिर्फ अनाज नहीं उगाएगा, भविष्य भी उगाएगा। ये वही गांव है जहां लोग डरते थे खेत बोने से, और अब लोग अपना भविष्य सींच रहे हैं। एक दिन तांत्रिक अग्निराज फिर जंगल में उसी पुराने स्थान पर बैठे थे। बाबा, क्या आप वही हैं जिसने मोहन चाचा की मदद की थी? मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मोहन ने खुद को बदल लिया, इसलिए सब बदल गया। और इसी तरह अमरपुर में एक नया इतिहास लिखा गया, जिसमें कोई जमींदार नहीं, कोई डर नहीं, बस मेहनत, सच्चाई और इंसानियत थी।